नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा एकेडमी में। भारतीय इतिहास की सीरीज में आज हम देखेंगे कि राजपूत शक्ति जो उदित हुई थी उसके पीछे कुछ ऐसे परिवर्तन थे जिन्होंने राजपूत शक्ति के उदय के पीछे प्रमुख भूमिका अदा की थी। हम इनके उदय के सिद्धांतों को देख चुके हैं कि किस प्रकार के सिद्धांतों के बेसिस पे हमको राजपूत शक्ति उदित होती हुई दिखाई जाती है, या हमको यह पता लगता है कि किन सिद्धांतों के आधार पर राजपूत शक्ति उदित हुई है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि वह कौन से सामाजिक परिवर्तन थे, वह कौन सी सामाजिक परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों के कारण या जिन सामाजिक परिवर्तनों के कारण हमको राजपूत शक्ति उदित होती हुई मिलेगी। इनमें हम कुछ विचारधाराओं को देखेंगे, कुछ तथ्यों को देखेंगे और मूल रूप से यह समझेंगे कि वह क्या पूरा घटनाक्रम था सामाजिक परिस्थिति का जिसने वह आधार प्रदान किया जिस पर राजपूत शक्ति उदित हुई। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं उन प्रमुख सामाजिक परिवर्तनों के विषय में जो राजपूत शक्ति के उदय के पीछे प्रमुख आधार बने। हम जब राजपूत शक्ति को पढ़ते हैं तो राजपूत शक्ति के उदय पर बी.डी. चट्टोपाध्याय का एक विचार है, उस विचार को हम देखते हैं। यह कहते हैं कि राजपूत शक्ति का उदय एक प्रक्रिया के रूप में हुआ। मतलब राजपूत शक्ति कोई एकदम से उदित हुई शक्ति नहीं थी, बल्कि एक धीरे धीरे विकसित हुई प्रक्रिया के रूप में राजपूत शक्ति का उदय हुआ और वह इनके उदय के पीछे प्रमुख परिवर्तनों को बताते हैं। यह बताते हैं कि वह कौन से परिवर्तन हैं जिनके आधार पर राजपूत शक्ति उदित हुई, या सामाजिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, आर्थिक परिस्थितियों में वह कौन से परिवर्तन थे जिसने आधार प्रदान किया राजपूत शक्ति के उदय के पीछे। इनमें यह बताते हैं कि जो क्षत्रियों की सामाजिक स्थिति थी उसमें गतिशीलता आई। मतलब क्षत्रियों की जो सामाजिक स्थिति थी, समाज में जो उनकी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, उनकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। कैसे? हूण जो थे, जो भारत में आए थे, यह भारत में ही समाहित हो गए थे। भारतीय वंशों में इन्होंने विवाह किए और भारतीय समाज में ही हूण हमको समाहित हुए दिखते हैं। हूणों के साथ एक परंपरा आई थी। कौन सी परंपरा? शक्ति के आधार पर शासन, अर्थात शासन व्यवस्था में अब वह होगा जिसके पास शक्ति होगी। इससे पहले की व्यवस्था में हम देख रहे थे कि शासन में जो आम जनमानस है उसकी सहभागिता भी हमको कुछ हद तक मिल रही थी, लेकिन हूणों के बाद जो सामाजिक परिवर्तन हुआ सबसे बड़ा, कि एक आक्रामक राजनीतिक व्यवस्था प्रारंभ हो गई। अर्थात ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति ही शासन व्यवस्था को संभालेगा। यह व्यवस्था हमको हूणों के आक्रमण के बाद महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित हुई मिलती है। बाद में जो ये आपके हूण है यह भी क्षत्रिय समुदाय में शामिल हुए मुख्यतः, क्योंकि हूण भी आक्रमणकारी थे, योद्धा थे और योद्धा होने के कारण शासन व्यवस्था में इनकी भूमिका थी। उस पूरी भूमिका के साथ यह क्षत्रिय समुदाय में ही शामिल हो गए। जैसे हूण भारतीय समुदाय में ही शामिल हुए, तो ज्यादातर हूण कहाँ शामिल हुए? क्षत्रिय समुदाय में। और जो क्षत्रिय समुदाय था मूलतः उनमें हमको कई क्षत्रिय मिलते हैं, मतलब अलग अलग क्षत्रिय हमको उसमें मिलते हैं। जैसे ब्रह्मा क्षत्रिय, जो व्यक्ति ब्राह्मण है जन्म से, वह अगर क्षत्रिय का काम करने लगता है, अर्थात युद्ध करता है, राजा बनता है और नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आता है, उन तीनों स्थितियों में वह ब्रह्मा क्षत्रिय है। राजपूत क्षत्रिय, राजपूत वंश से जुड़े लोग जो क्षत्रिय धर्म को अपना लेते हैं, मतलब शासन व्यवस्था में जो आ जाते हैं वो राजपूत। तो ऐसे राजपूत क्षत्रिय मिलते हैं। और कुछ अन्य क्षत्रिय भी, जैसे शूद्र क्षत्रिय आपको मिलते हैं, मतलब जन्म से वह शूद्र हैं, लेकिन क्योंकि क्षत्रिय धर्म को अपना लेते हैं या क्षत्रिय धर्म के कर्म को अपना लेते हैं, तो यह भी हमको क्षत्रिय मिलते हैं। तो आप समझिए हूण भी शामिल हो गए हैं क्षत्रिय समुदाय में। जो क्षत्रिय हैं उनमें भी कई तरह के क्षत्रिय हैं, मतलब क्षत्रियों में हमको डाइवर्सिफिकेशन दिखता है कि जो मूल क्षत्रिय हैं उनके अलावा भी बहुत सारे लोग क्षत्रिय समुदाय में शामिल हो चुके हैं। और जब यह अलग अलग समुदाय के लोग क्षत्रिय समुदाय में शामिल होंगे तो जो क्षत्रिय समुदाय की व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी परिवर्तित करेंगे। दूसरा एक बड़ा परिवर्तन होता है राजनीतिक श्रेष्ठता का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है? राजनीतिक व्यवस्था में श्रेष्ठ बनने के लिए क्षत्रिय समुदाय हमको सबसे आगे दिखता है। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था में नियंत्रण किसका होगा, यह ज्यादातर क्षत्रियों पर ही डिपेंड होता था, मतलब क्षत्रियों के हाथ में ही ज्यादा शक्ति थी। इसी क्रम में हम गुर्जर प्रतिहार देख रहे थे जो क्षत्रिय कुल से ही संबंधित थे और राजनीतिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आए। अब राजनीतिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में जो क्षत्रिय आएगा या जो भी आएगा वह कहीं ना कहीं क्षत्रिय भूमिका में हो जाएगा। तो श्रेष्ठता सिद्ध करनी होगी, क्योंकि मान्यता भी चाहिए समाज से। मतलब जो क्षत्रिय कुल के लोग हैं इनको समाज से मान्यता चाहिए, या ऐसे लोग जो किसी अन्य कुल से भी हैं, अगर वह राजनीतिक भूमिका में आ रहे हैं तो राजनीतिक श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए इनको क्षत्रिय कुल में ही समाहित होना होगा, मतलब स्वयं को
क्षत्रिय ही घोषित करना होगा। तो उसके कारण हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार उभर कर आते हैं जो क्षत्रिय हैं और शासन व्यवस्था को संभालते हैं। जब गुर्जर प्रतिहार आ जाएंगे उसके बाद क्या होगा, पश्चिमी भारत में यह एक क्रम चल जाएगा कि जो भी राजा बनेगा वह अपने आप को कहीं ना कहीं क्षत्रिय वंश से ही कनेक्ट कर लेगा और उसमें भी वो सूर्यवंशी बताएगा खुद को, चंद्रवंशी बताएगा खुद को और अग्निकुल के सिद्धांत को बताएगा, जिनकी चर्चा हमने पीछे बहुत डिटेल से की है। तो उस तरह से स्वयं को वह श्रेष्ठ दिखाएगा राजनीतिक रूप से कि वह क्षत्रिय कुल से ही कनेक्टेड है, यहीं से उत्पन्न हुआ है और इस तरह से समाज में हमको बहुत सारे क्षत्रिय मिलते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं कि सामंती स्थिति में और उनकी स्वतंत्रता में अब गतिशीलता आई, मतलब जो सामंत थे पहले, अब जो वो स्वतंत्र होने की गतिशीलता है, अर्थात सामंत अब ज्यादा जल्दी स्वतंत्र हो जा रहे हैं, उनमें तेजी आ रही है। पहले की व्यवस्था में, सामंती व्यवस्था में जो सामंत था वह पीढ़ियों तक सामंत ही बना रहता था। नई व्यवस्था में क्या हो रहा है, सामंत बहुत जल्दी अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर दे रहे हैं। जैसे गुजरात के गुर्जर, किष्किंधा और धवगर्त के गुहिला, मेवाड़ के गुहिला, गुजरात और राजस्थान के चाहमान, ये सारे स्वतंत्र सामंत के ही उदाहरण है। मतलब ये सारे पहले सामंत थे लेकिन बहुत जल्दी से ये लोग सामंती व्यवस्था को छोड़ देते हैं और स्वयं की शासन व्यवस्था को स्थापित करते हैं। तो उस क्रम में भी हम समझते हैं कि कैसे नए नए क्षत्रिय उभर कर आ रहे हैं और इससे नई नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो रही है। उसके अलावा अगर हम समझें तो जो भूमि वितरण की प्रणालियां हैं, उन प्रणालियों के कारण भी राजपूत शक्ति का उदय हुआ। अब यहाँ आप समझिए, राजपूत शक्ति का यहाँ क्षत्रिय समुदाय के रूप में उदय समझा जा रहा है कि राजपूत शक्ति किस प्रकार से क्षत्रिय समुदाय में शामिल हुई या राजपूत क्षत्रिय के उदय के पीछे का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत किस प्रकार से काम कर रहा था। तो भूमि वितरण की जो प्रणालियां हैं उन प्रणालियों में भी परिवर्तन आता है और हम एक पैटर्न्स देखते हैं, स्पेशली राजस्थान में, कि अब जो राजसी रिश्तेदार हैं, मतलब जो राजा के रिश्तेदार हैं या प्रशासनिक नियंत्रणकर्ता के जो रिश्तेदार हैं, उनके मध्य भूमि का वितरण हो रहा है। जैसे एक राजा है तो राजा क्या कर रहा है, अपने ही रिश्तेदारों में भूमि को बांट दे रहा है। अब जो ये नए रिश्तेदार हैं जिनको भूमि राजा ने बांटा है, यह बाद में धीरे धीरे नए वंश के रूप में उदित हो जाएंगे। तो जो एक पहले साम्राज्य था राजा का, उसने भूमि को रिश्तेदारों में बांटकर कई साम्राज्य खड़े कर दिए। तो यह भी हमको देखता है कि राजपूत शक्ति के उदय के पीछे यह विचारधारा बनी, क्योंकि जो ये नए साम्राज्य हैं यह कहीं ना कहीं एक नए प्रशासक की उत्पत्ति करेंगे और इन प्रशासकों में हमको राजपूत मिलेंगे। तो यह भी एक कारण बनेगा कि ऐसे बहुत सारे राजपूत वंश के लोग होंगे जो क्षत्रिय धर्म को अपना लेंगे और इनमें भी आप समझिए कि वैवाहिक संबंध भी बड़ी मात्रा में होंगे और इन वैवाहिक संबंधों के कारण भी इन रिश्तेदारी की संख्या में या रिश्तेदारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और फिर से वही पैटर्न कि भूमि वितरण में उनको हिस्सा मिलेगा, वह उस क्षेत्र के शासक होंगे और इससे धीरे धीरे जो पूरी व्यवस्था है वह परिवर्तित हो जाती है। और यह प्रथा हमको कहाँ मिल रही है, प्रतिहारों में, चाहमानों में, गुहिला में, इन सारे कुलों में यह प्रथा हमको बहुत साधारणता दिख रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है जो ये भूमि वितरण की प्रणाली है, इनमें हम देखते हैं कि राजा क्या करता था, सामंत को भूमि देता था। अब यह सामंत भी अपने रिश्तेदारों में भूमि को बांट देता था। पूरी भूमि पर नियंत्रण किसका होता था, राजा का, और सामंत उसकी देखरेख करता था। मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल राजा का होता था, डायरेक्ट कंट्रोल सामंत का होता था। लेकिन सामंत क्या करता था, अपने रिश्तेदारों में भूमि को बांट देता था। यहाँ एक कंडीशन ये थी कि सामंत अगर किसी दूसरे सामंत को भूमि देता है या कोई दूसरा सामंत आकर उस शासन क्षेत्र पर अधिकार करता है, तब तो राजा की अनुमति की आवश्यकता है। लेकिन अगर सामंत अपनी भूमि को अपने रिश्तेदारों में बांटना चाहता है तो उस केस में राजा की सहमति की आवश्यकता नहीं थी। तो इससे हम देखते हैं कि बहुत सारी भूमि बढ़ती है लोगों में और बहुत सारे हिस्सेदार पैदा होते हैं। और जब बहुत सारे हिस्सेदार पैदा होंगे तो यह क्या करेंगे, शासन की भूमिका में आएंगे, मतलब प्रशासनिक भूमिका में यह शामिल होंगे और अपने अपने क्षेत्र के यह प्रशासक होंगे। तो ऐसे हमको बहुत सारे प्रशासक मिलते हैं। यही व्यवस्था जब आप देखेंगे राजपूतों के क्षेत्र में, तो राजपूतों के क्षेत्र में भी यही व्यवस्था होगी, जिससे बहुत सारे शासक उभरेंगे और जो बाद में क्षत्रिय कुल में स्वयं को शामिल करेंगे और राजपूत क्षत्रिय के रूप में उदित होकर आएंगे। एक अन्य प्रमुख कारण हम देखें तो किलेबंदी की जो व्यवस्था थी वह हम देखते हैं। बड़ी संख्या में किले बनाए जाते हैं और किलेबंदी में आप समझिए कि एक बड़ा किला है, किले के मध्य क्या होता था, महल होता था। तो एक तरह से यह चार दीवारी हो गई और
इसमें आपको याद हो या आपने कहीं देखा हो टीवी सीरियल्स में भी, तो दरवाजे होते थे और इसके पहरेदार होते थे। तो जो आपका महल है इसमें रहता था राजा, लेकिन जो सामान्य प्रजा है वह कहाँ रहती थी? किले के अंदर। इससे क्या होता था? जो ये प्रजा है जो किले के अंदर रह रही है, इनके मध्य जो भू संपत्ति है अर्थात जो संपत्ति है और जो जनसंख्या है मतलब जो आम जनमानस है, इनके मध्य एक लगाव पैदा हो जाता था, एक संबंध स्थापित हो जाता था। इससे भी एक व्यवस्था का जन्म होता है कि जितने किले बनेंगे उतने ज्यादा क्या होंगे? प्रशासक बनेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि किलों पर नियंत्रण करने का प्रयास बार बार किया जाता है। तो जितने किले उतने प्रशासक, उतनी व्यवस्था और उतने राजा उदित होते हुए आपको मिलेंगे। और यह राजा कौन है? प्रशासक। और यही प्रशासक कौन होंगे? राजपूत क्षत्रिय। तो इस रूप में भी हमको राजपूत क्षत्रिय बड़ी भूमिका में मिलेंगे। मतलब जो किले की भूमिका है वह किले की भूमिका भी राजपूत क्षत्रियों के उदय के पीछे एक प्रमुख आधार का काम करती है। एक अन्य तथ्य को देखें तो अंतर्वंशीय जो संबंध है, मतलब एक वंश से दूसरे वंश का जो संबंध स्थापित हो रहा है, स्पेशली वैवाहिक संबंध, तो इसके माध्यम से भी नए नए कुल उत्पन्न होंगे और उनके मध्य एक शासन शक्ति में समन्वय होता हुआ मिलेगा। मतलब दो कुल हैं और दो कुल क्या होंगे? इकट्ठा हो जाएंगे। कैसे? वैवाहिक संबंध से। और इसके कारण भी यह शासन व्यवस्था में शामिल होने का प्रयास करेंगे। इसको आप और आसानी से समझिए। मान लेते हैं एक परिवार है ए, दूसरा परिवार है बी, तीसरा परिवार है सी और चौथा परिवार है डी। अब क्या हुआ? ए और बी के बीच वैवाहिक संबंध हो गया, सी और डी के बीच वैवाहिक संबंध हो गया। अब यह एक कुल बन गया जेड और एक कुल बन गया एक्स फॉर एग्जाम्पल। फिर क्या होगा? जेड और एक्स के मध्य, इनके मध्य भी वैवाहिक संबंध स्थापित होगा। अब एक नया कुल बन गया, मतलब इनके मध्य अब संबंध बन गए। अब जब ये आपका नया कुल बनेगा तो यह क्या होगा? शक्तिशाली होगा, क्योंकि इसके पीछे कई कुलों की शक्ति शामिल है। ए कुल की शक्ति, बी कुल की शक्ति, जेड कुल की शक्ति, सी की, डी की, सबकी शक्ति इसके अंदर शामिल है। तो अब यह शक्तिशाली है और जब यह शक्तिशाली है तो प्रशासनिक भूमिका में आने का प्रयास करेगा। क्योंकि आप देख रहे थे कि गुप्त काल के बाद कोई बड़ी शक्ति हमको नहीं मिलती है, नए छोटे छोटे प्रशासक उभर कर आते हैं। और गुणों की व्यवस्था से हमने देखा कि जिसके पास ज्यादा शक्ति है वही प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल रहा था और क्षत्रिय भूमिका में वह उभर कर आ रहा था। तो जो ये अंतर्वंशीय संबंध है, वैवाहिक संबंध स्पेशली, यह भी एक प्रमुख भूमिका अदा करते हैं राजपूत शक्ति के उदय के पीछे। अब हम समझते हैं कि जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है राजपूत शक्ति के उदय के पीछे वह क्या है और किस प्रकार से राजपूती शक्ति ऐतिहासिक घटनाक्रम के रूप में उदित होते हैं। हमने व्याख्याएं देख ली महापुरुषों की और महाकाव्यों की, वो सारी व्याख्याएं हमने देख ली कि कैसे अग्निकुल का सिद्धांत काम कर रहा है, कैसे पुस्तकों में विवरण दिया गया है, कैसे शिलालेखों में चीजें लिखी गई हैं, वो सब कुछ हमने देखा। अब हम ऐतिहासिक घटनाक्रम के रूप में समझना चाहें कि इतिहासकार किस रूप में मानते हैं राजपूत शक्ति के उदय को, तो यह कहते हैं कि दरअसल जो ये राजपूत हैं यह मिश्रित जाति के लोग हैं। मतलब इसमें क्षत्रिय भी हैं, इसमें ब्राह्मण भी हैं, इसमें वैश्य भी हैं और अन्य समुदाय के लोग भी हैं। गुण भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो रहे हैं। तो मिश्रित जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले यह लोग हैं, शक्तिशाली हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस शक्तिशाली हैं और प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल हैं। यह सारे लोग कहीं ना कहीं राजपूत वंश में जाकर शामिल हो जाते हैं या खुद को राजपूत वंश में शामिल करवाने की घोषणा करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि राजपूतों के हमको बहुत सारे वंश मिलते हैं, क्योंकि जितने भी नए वंश आएंगे जो प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल होंगे वो कोशिश करेंगे कि खुद को किसी पुराने राजपूत वंश से कनेक्ट कर ले जाएं, जिससे उनकी मान्यता या समाज में उनकी स्वीकृति स्थापित हो सके। तो यह मिश्रित जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, पहले यह छोटे भू क्षेत्रों के स्वामी थे। जैसा भी आपने पीछे देखा कि किस तरह से वैवाहिक संबंध से छोटे कुल बड़े कुलों में परिवर्तित हो रहे थे और प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल रहे थे, उसी तरह से यह छोटे भू क्षेत्रों के पहले स्वामी थे और धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं और राजनीतिक प्रमुखता को हासिल कर लेते हैं, राजनीतिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आ जाते हैं। इसी क्रम में हम देखें तो प्रतिहार, गुहिल, चाहमान और अन्य जो भी वंश हैं वह राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करते हैं और क्षत्रिय राजपूत के रूप में स्थापित हो जाते हैं। और क्षत्रिय राजपूत बनना समाज में एक सम्माननीय स्थान था। तो उस सम्माननीय स्थान को प्राप्त करने के लिए ये लोग क्षत्रिय राजपूत के रूप में नॉमिनेट करते हैं खुद को और क्षत्रिय राजपूत की व्यवस्था स्थापित होती है। इसके अलावा जो ये नए वंश हैं यह खुद को प्राचीन क्षत्रियों से जोड़ेंगे
जिसमें हम देखते हैं कि यह रामायण काल से खुद को जोड़ेंगे, खुद को महाभारत काल से जोड़ेंगे, खुद को सूर्य वंश से जोड़ेंगे, मतलब सूर्य देव से जोड़ेंगे, चंद्र देव से जोड़ेंगे। तो इस तरह के जो पुराने वंश हैं, पुरानी व्यवस्थाएं हैं, पुराने क्षत्रिय समुदाय के लोग हैं, उनसे यह जोड़कर अपने आप को दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देखते हैं गुर्जर प्रतिहार, यह गुर्जर प्रतिहार खुद को कहां से जोड़ रहा है? रामायण काल से, और रामायण काल में यह खुद को लक्ष्मण का वंशज बताते हैं। तो इस तरह से यह अपने आप को प्राचीन कालों से जोड़ेंगे। और जो आपके ये राजपूत राजा हैं, यह क्या करेंगे? अपने शिलालेखों में भी इस बात को लिखवाएंगे कि वह किसी प्राचीन क्षत्रिय कुल से संबंधित है। जैसे हम देखते हैं 9वीं सदी के भोज राजा को, तो जो आपका ये भोज राजा है, यह दरअसल कहाँ का है? परमार वंश का, जिसको हम आगे देखेंगे। तो परमार वंश का राजा है और यह अपने आप को सूर्य का वंशज मानता है, और जो रामायण काव्य है उसके भाई लक्ष्मण को भी अपने परिवार का पूर्वज मानता है। तो देखिए, प्रतिहार भी खुद को लक्ष्मण का ही वंशज मानते हैं। 9वीं सदी का जो भोज प्रथम है, परमार शासक, यह खुद को भी लक्ष्मण का ही वंशज मानता है। तो लक्ष्मण के साथ भी आप देखिए, योद्धा हैं, क्षत्रिय हैं और नेतृत्वकर्ता की भूमिका में हैं। तो वहां से ये लोग खुद को कनेक्ट करेंगे कि हम लोग उसी वंश से संबंधित हैं। तो यह एक पैटर्न आपको मिलेगा। इसके साथ हम देखें तो राजपूत वंश में जो प्रवेश करने का माध्यम है, वह माध्यम का है राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना। मतलब राजपूत क्षत्रिय वह व्यक्ति बनेगा जिसके पास राजनीतिक शक्ति है। बिना राजनीतिक शक्ति के जो राजपूत वंश के लोग हैं, उनको हमने पीछे देखा था कि कहीं ना कहीं शूद्रों की ही श्रेणी में रखा जा रहा था। मतलब जिनके पास शक्ति नहीं थी वह शूद्र थे, या समाज से उनको शूद्रों जैसा ही सम्मान या व्यवहार मिल रहा था, वह हम देख रहे थे। तो राजपूत वंश में या राजपूत क्षत्रिय वंश में प्रवेश करने के लिए जो एक रिक्वायरमेंट थी, वह यह थी कि राजनीतिक शक्ति उस व्यक्ति को या उस वंश को प्राप्त हो। और इसके साथ उनके लिए यह इंपॉर्टेंट था कि किसी भूतकालीन क्षत्रिय वंश से या क्षत्रिय परंपरा से वह खुद को जोड़कर दिखाएं। हमको राजपूत वंशों के कई भाग भी मिलते हैं। अब इसको आप कैसे समझिए? जैसे जब हम देखते हैं राजपूत वंश को, तो राजपूत वंश के लोग खुद को पुराने क्षत्रिय कुल से जोड़ रहे हैं, लेकिन जो बाद के राजपूत होंगे, मतलब प्रारंभिक राजपूत के बाद जो बाद के राजपूत होंगे, वह खुद को क्या कहेंगे कि हम इस राजपूत वंश से संबंधित हैं। मतलब जो बाद के राजा होंगे या जो बाद के राजपूत होंगे, वह खुद को किसी पुराने राजपूत वंश से कनेक्ट करेंगे और इनडायरेक्टली करेंगे किसी पुराने क्षत्रिय कुल से कनेक्टेड। आज के समाज में भी आप देखिए कि ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि हम तो फलाना राजपूत वंश से हैं, हम तो चौहानों के राजपूत वंश से हैं। तो खुद को कनेक्ट करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने का जो प्रयास करते हैं, वह प्रयास आपको आज के डेट में भी मिलेगा कि खुद को वह किसी पुराने वंश से कनेक्ट करके दिखाएंगे। इसी तरह से जो राजपूत वंश हैं और बाद में जो इनके उपभाग पैदा हुए, वह भी यही प्रयास करता हुआ हमको दिखेगा। अब हम समझे कि जो परमार वंश है, इसका विस्तार किस प्रकार से हुआ। इनका एक शासक है धार न्यूवरा, इसका शासक परमार वंश का, और यह नवकोट मारवाड़ का स्वामी था। और फिर इसने क्या किया? अपनी संपत्ति को अपने 9 भाइयों में विभाजित कर दिया। जैसे अभी हमने पीछे देखा था, सामंतों को राजा से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी अगर वह अपनी जमीन या अपनी संपत्ति को अपने रिश्तेदारों में बांट रहे हैं। इसी तरह से धार न्यूवराह क्या कर रहा है? अपनी संपत्ति को अपने भाइयों में बांट रहा है। एक भाई को क्या किया? मंदोवर दे दिया, दूसरे को क्या दिया? अजमेर दे दिया, और अन्य भाइयों को क्या किया? जो बचे हुए क्षेत्र थे वह उनमें बांट दिया। अब देखिए, कुछ ज्यादा शक्तिशाली क्षेत्र हो जाएंगे, जैसे अजमेर, मंदोवर। अजमेर आपको बहुत शक्तिशाली दिखेगा, जहां पर आपको चौहान वंश दिखेगा। इसी तरह से जो अन्य भाई हैं उनको भी अलग अलग क्षेत्र देगा, तो वहां भी नई राजनीतिक व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी। तो इस तरह से शक्ति का या वंशों का विस्तार हो रहा है। जो मालवा के परमार हैं, इनकी भी हमको अन्य शाखाएं मिलती हैं। तो 4 प्रमुख शाखाएं हमको मिलती हैं। मालवा के परमार वंश की भी हमको 4 शाखाएं मिलती हैं। मतलब इनके भी वंश का विस्तार हो रहा है। जैसे अबू के परमार, हिनमल के परमार, जलौर के परमार और बागदा के परमार। तो इस तरह से परमार वंश का विस्तार हो रहा है। इसको आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि हम परमार वंश का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इससे हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह से वंशों का विस्तार हो रहा है। या तो भाइयों में जमीन बांट दे रहे हैं, तो उससे भी नए वंश का विस्तार हो जा रहा है, या उस वंश की शाखाएं किसी अन्य क्षेत्र में चली जा रही हैं, तो वहां भी नए वंश का विस्तार हो रहा है। अब जो ये नए वंश हैं,
यह खुद को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे पुराने वंश से या मूल वंश से। और मूल वंश किससे कनेक्ट हो रहा था, क्षत्रिय कुल से, और क्षत्रिय कुल में भी किससे, लक्ष्मण से, जो कि रामायण काल के हैं। तो इस तरह से यह खुद को कनेक्ट करते हुए एक चेन बना लेंगे और हमको राजपूत शक्ति विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न भागों में, विभिन्न वंशों के नाम से मिलने लगेगी। इसी तरह से जो चाहमान वंश है इसका भी विस्तार होता है, जैसे भड़ौज के चाहमान, प्रतापगढ़ के चाहमान, शाकंभरी शाखा चौहान की जो सबसे फेमस शाखा है, यह शाखा भी हमको मिलेगी। तो जो आपकी शाकंभरी शाखा के चौहान है, यह पहले क्या है, प्रतिहार राजाओं के महासामंत, बाद में यह एक स्वतंत्र शाखा के रूप में उदित हो जाएंगे। शाकंभरी शाखा अगर हम समझे, जो चाहमानों की सबसे प्रमुख शाखा है, मतलब चाहमानों में भी कई चाहमान हैं, ध्यान रखिए आप, अलग अलग भाग हैं, अलग अलग वंश हैं। अभी हमने समझा कि किस तरह से वंशों के भाग बन रहे हैं। इसी तरह से चाहमानों में एक शाखा है जिसको कहा जा रहा है शाकंभरी शाखा। शाकंभरी शाखा के विषय में अगर हम समझे तो पुष्कर से लेकर जो हर्षा तक का क्षेत्र है, मतलब मध्य और पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है, वहां पर हमको यह शाखा विकसित होती हुई मिलेगी। बाद में कई शाखाओं में यह विभाजित हो जाएगा, जैसे नाडौल, जैसे जालौर, सत्यपुरा और अबू। अब आप समझिए, पहले एक शाखा बनी, फिर वह अन्य शाखाओं में विभाजित हुई, फिर वह अन्य क्षेत्र में जाके बसे, फिर वहां अन्य अन्य शाखाएं स्थापित हुई। तो इस तरह से विस्तार हो रहा है राजपूत वंशों का। शाकंभरी शाखा भी इसका एक उदाहरण है। चाप नामक एक राजपूत वंश हमको मिलता है और मध्यकाल में यह वंश हमको मिलता है। इनके साथ भी क्या हुआ, काठियावाड़ में भी हमको मिलते हैं और गुजरात में भी हमको मिलते हैं। तो काठियावाड़ में जो वंदियार है वहां पर शासन व्यवस्था को संभालते हैं। गुजरात में जो अनाहिल पटक है वहां पर भी यह रियासती व्यवस्था को संभालते हैं। तो आप समझिए कि नए नए वंश उदित हो रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वह उपवंश के रूप में फिर से उदित हो रहे हैं। और एक एग्जाम्पल देखिए गुहिल वंश का, जिन्होंने उदयपुर और मेवाड़ पर शासन किया था। तो दो वंश हमको मिलेंगे किसके, गुहिलों के भी, एक मेवाड़ में, दूसरा उदयपुर में। इसके अलावा एक प्रमुख कारण बताते हैं बीडी चट्टोपाध्याय कि जो राजपूत वंश का उदय हुआ उसके पीछे एक प्रमुख कारण बना जो कृषि और प्रादेशिक बस्तियों का विकास हुआ। ये कहते हैं कि नए क्षेत्रों में कृषि व्यवस्था प्रारंभ हुई, लोहे की खोज हो चुकी है, उन्नत हथियार तैयार हो चुके हैं, कृषि व्यवस्था में जो तकनीकी है वह तकनीकी कहीं ना कहीं प्रारंभ हो चुकी है। तो इससे क्या हो रहा है, कृषि व्यवस्था का और कृषि अर्थव्यवस्था का, मतलब एग्रीकल्चर एरिया का भी या एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का भी विकास हो रहा है और इकोनॉमी का भी विकास हो रहा है, मतलब कृषि अर्थव्यवस्था का भी विकास हो रहा है। इन दोनों के कारण कृषि अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, अत्यधिक धन। और अत्यधिक धन जब होगा या आवश्यकता से अधिक जब धन होगा, मतलब अर्थव्यवस्था का जब विकास होगा तो धन उत्पन्न होगा और उस धन पर अब क्या होगा, नियंत्रण का प्रयास होगा। इसी तरह से जब कृषि के क्षेत्र में विकास होगा तो उस क्षेत्र में क्या होगा, सामंत होंगे, मतलब हर क्षेत्र में सामंत होंगे। तो जब कृषि अर्थव्यवस्था का या कृषि व्यवस्था का विकास होगा, इसकी ज्योग्राफी में विकास होगा, तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, सामंत, क्योंकि जितने ज्यादा क्षेत्र बनेंगे उतने ज्यादा आपको सामंत मिलेंगे। तो इससे सामंती व्यवस्था का विकास होगा और यह भी एक कारण बनेगा नए नए राजपूत वंशों के उदय के पीछे, क्योंकि यह सामंत कौन होंगे, राजपूत वंश से संबंधित या खुद को यह राजपूत वंश से ही कनेक्टेड दिखाएंगे अपनी प्रभावशीलता को स्थापित करने के लिए। तो कृषि व्यवस्था में जो विकास हो रहा है वह विकास भी एक प्रमुख कारण बनेगा राजपूत शक्ति के उदय के पीछे। और इससे हम देखेंगे कि जो स्थानीय लोग हैं, जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि जो पश्चिम भारत का और मध्य भारत का क्षेत्र है वहां पर जो भील हैं, पुलिंदा हैं और सबरा आदिवासी लोग हैं, इनकी बस्तियों का दमन करके जो राजपूत शक्ति है इन्होंने क्या किया, प्रादेशिक सीमा का विस्तार किया। तो सामंत बन रहे हैं और खुद को राजपूत वंश से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं, मतलब नए नए क्षेत्रों को या समाहित कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। कृषि व्यवस्था से क्षेत्रों का विकास हो रहा है, नए नए क्षेत्र उभर कर आ रहे हैं, कृषि अर्थव्यवस्था से धन का उत्पादन बढ़ रहा है। तो अब आपके पास खर्च करने के लिए पैसे भी हैं और नए नए क्षेत्र भी हैं, जिससे नए नए सामंत भी उदित हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, लगातार शक्ति का विस्तार होता जा रहा है और हम समझ पा रहे हैं कि यह विस्तार कहां तक जाता है, आदिवासी बस्तियों तक भी। आदिवासी बस्तियों के दमन से आप यह समझिए कि न केवल इनकी बस्तियों का दमन किया जाएगा बल्कि इनके क्षेत्रों का भी दमन किया जाएगा और उन क्षेत्रों में नए नए कृषि क्षेत्र बनाए जाएंगे। इतिहास की सीरीज में जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे नए नए क्षेत्र विकसित हो रहे थे। और अगर आपने पीछे भी थोड़ा ध्यान दिया हो तो आपको एक तथ्य मिलेगा
जो भू अनुदान की व्यवस्था थी। तो भू अनुदान की व्यवस्था में हम यह देख रहे थे कि यह प्रयास किया जा रहा था कि नए कृषि क्षेत्र विकसित किए जाएं और उससे कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो एक कारण के रूप में जो कृषि व्यवस्था का विकास है, कृषि अर्थव्यवस्था का विकास है, यह काम करता है राजपूत शक्ति के उदय के पीछे। और नए क्षेत्रों में हम देखेंगे कि बस्तियों का निर्माण होगा, मतलब राजपूत नए नए क्षेत्रों में बसेंगे। इसी क्रम में 7वीं शताब्दी में हम एक उदाहरण देखते हैं कि जो गुहिला बस्तियों का निर्माण किया गया वह भील बस्तियों को समाप्त करके किया गया। जो चाहमानों की मुख्य शाखा है, शाकंभरी शाखा, यह शाखा भी हमको एक वन भूमि पर विकसित हुई मिलती है। मतलब पहले एक वन भूमि का क्षेत्र था, वहां पर डेवलप हुई कौन सी? शाकंभरी शाखा, जो कि चाहमानों की प्रमुख शाखा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह के सामाजिक परिवर्तन हुए, किस तरह की राजनीतिक परिवर्तन हुए, आर्थिक परिवर्तन हुए, कृषि व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, जो राजपूत शक्ति के उदय के पीछे प्रमुख कारण के रूप में हमको मिलता है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।